नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। दिस इज़ रजनी अरोड़ा और आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय देखने वाले हैं। इससे पहले हमने मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा को समझा, उसके विकास क्रम को समझा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। सेकेंड लेक्चर है ये। ठीक है, समझते हैं संप्रदाय का मतलब क्या होता है। संप्रदाय का मतलब होता है स्कूल्स, मतलब कि एक तरह से मनोविज्ञान को डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। किस बेस पे डिवाइड किया गया था? विचारधारा के बेस पर और अध्ययन विधियों के बेस पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जिनकी विचारधारा व अध्ययन विधियाँ एक जैसी हों, वो मिलकर मनोविज्ञान के संप्रदाय का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसी ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसी ने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो जिनकी विचारधारा एक जैसी थी ना, जैसे जो लोग कह रहे थे कि ये तो व्यवहार का विज्ञान है, उनका एक अलग संप्रदाय बन गया। जो कह रहे थे ये आत्मा का विज्ञान है, उनका एक अलग संप्रदाय बन गया। ठीक है, तो और अध्ययन विधियों और विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान के संप्रदाय का निर्माण किया गया था। ठीक है, मनोविज्ञान की विधियाँ शिक्षण विधियों से अलग होती हैं। अब शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो अब उसमें तो ये देखेंगे ना कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मनोविज्ञान की विधियाँ शिक्षण विधियों से अलग होती हैं। मनोविज्ञान की विधियाँ मतलब आप बच्चों को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। मनोविज्ञान का मतलब क्या है? मनोविज्ञान है कि आप बच्चा आपकी क्लास के अंदर एक बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, आपके समझाने पे समझ नहीं रहा, वो उसके व्यवहार को आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, फिर उसके रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। मनोविज्ञान का काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, इसका काम है बच्चों को समझना, क्योंकि समझने के बाद ही आप उनको कोई भी शिक्षा दे सकते हैं, उनको उनके व्यवहार में चेंज कर सकते हैं और उनका अधिगम जो है वो अच्छे से करवा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से संप्रदाय आए थे? देखो, एक थे, सबसे पहले आए संरचनावाद संप्रदाय। ठीक है, इनके जनक कौन थे? विलियम वुंट थे। प्रकार्यवाद, जिसे हम कार्यवाद भी बोलते हैं, इनके जनक थे विलियम जेम्स। व्यवहारवाद संप्रदाय, व्यवहारवाद को तो सबको ही पता होगा, जेबी वॉटसन। ठीक है, और संज्ञानवाद संप्रदाय, संप्रदाय था मैक्स वर्दीमर। मतलब इसका जो गेस्टाल्टवाद थे ना, गेस्टाल्टवाद के अंदर जो 4 मनोवैज्ञानिक आते थे वो सारे इसके अंदर आते थे, लेकिन इसका जनक पूछा जाएगा तो मैक्स वर्दीमर आएगा। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके जो जनक थे वो थे सिगमंड फ्रायड। मानवतावाद अब्राहम मास्लो। प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैकडूगल। पहले तो यही याद कर लेना कौन कौन से संप्रदाय थे और उनके जनक कौन कौन थे। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहला था हमारा संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय, जिसे हम निर्मितवाद भी बोलते हैं, निर्माणवाद भी बोलते हैं। ठीक है, विलियम वुंट की हमने पहले बात कर ली थी। विलियम वुंट जो है वो इसके जनक थे। मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय कौन सा था? संरचनावाद था। सबसे पहली बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आराम से। दूसरी बात, 1879 में संरचनावाद की स्थापना हुई जब प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई लिप्जिंग नगर में। मतलब संरचनावाद कब स्थापित हुआ? जब प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी लिप्जिंग में। मतलब ये दोनों का निर्माण एक ही तरह से तो हुआ था। संरचना का मतलब है कि प्रथम प्रयोगशाला में वो बच्चे की संरचना का ही ज्ञान कर रहे थे वो। ठीक है, तो प्रथम प्रयोगशाला के साथ इसकी स्थापना हुई थी। विलियम वुंट चेतना का विज्ञान लेकर आए थे। ये तो आपको पहले ही क्लियर करवा दिया कि विलियम वुंट ने किस विज्ञान पर, मतलब किस पर जोर दिया था? चेतना के विज्ञान पर, आत्मा के विज्ञान पर, मन और मस्तिष्क के विज्ञान पर या व्यवहार के विज्ञान? तो चेतना के विज्ञान पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है, चेतना मतलब ये चेतना जो है वो संवेदना ही होती है। संवेदना का मतलब होता है प्रथम ज्ञान, और हमारा प्रथम ज्ञान हमें कौन देता है? हमारी इंद्रिय देती है। तो इंद्रिय ज्ञान से हमें क्या होती है? संवेदना होती है, और संवेदना ही हमारी क्या होती है? मस्तिष्क के अंदर जो संवेदना होती है वही हमारी चेतना होती है। मस्तिष्क में एक प्रतिमा का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको कल भी एक एग्जाम्पल दिया था कि आप सोए हुए हैं और आपके ऊपर कोई एक चीज़ रेंग रही है, तो आपको क्या लगेगा? भाई ये तो सांप हो सकता है। तो आपकी इंद्रियों ने आपको सबसे पहला ज्ञान दिया, आपको संवेदना करवाई, और उसी संवेदना से क्या हुई? चेतना। चेतना जो है वो इक्वल है संवेदना के, तो वही प्रथम ज्ञान है। मतलब मस्तिष्क में बनने वाली पहली प्रतिमा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? निर्मित संरचना कहते हैं, क्योंकि इस संरचना का निर्माण किया गया। ठीक है, चेतना का निर्माण 5 इंद्रियों द्वारा होता है। और कौन सी विधि होती है? यूज इंट्रोस्पेक्शन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको बताई गई है। आगे देखेंगे ज़रा।
विलियम वुंट ने सर्वाधिक अध्ययन किसका किया? संवेदना का किया। ठीक है, और संवेदना का निर्माण किससे होता है? 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। विलियम वुंट का मानना था कि मन की निश्चित संरचना होती है और हमें इस संरचना को समझने के लिए संवेदना पर अध्ययन करना चाहिए। विलियम वुंट क्या कहते थे कि मन की निश्चित संरचना होती है, मतलब एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, इस संरचना को समझना चाहिए। इसीलिए मतलब विलियम वुंट ने बार बार संरचना की बात की, संवेदना की बात की, तो इसीलिए उनको संरचनावाद के जनक आ गया था कि बार बार वो संरचना को समझने की बात कर रहे थे। ठीक है, और संरचना को समझना तो संवेदना पर अध्ययन करना चाहिए। इसी संप्रदाय के आधार पर 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया। इसीलिए ये बोला गया कि अब इस विज्ञान को मतलब ये एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी हैं। ठीक है, तो इसीलिए 1880 में इसको मनोविज्ञान को, जो विलियम वुंट है, उन्होंने एक अलग सब्जेक्ट का, अलग विषय का दर्जा दिलवाया था। मनोविज्ञान के स्वरूप को विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि प्रयोग करने शुरू कर दिए उसने। विलियम वुंट ने कहा कि भाई ये तो ऐसी चीज़ है, आप इंट्रोस्पेक्शन विधि से, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को किसी बात पर गुस्सा आया, ठीक है, तो उसने उस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। कैसे? कि खुद पर ऐसी सिचुएशन कि किस सिचुएशन से उस बच्चे को गुस्सा आया, क्या वही सिचुएशन अगर मेरे साथ होती, खुद के साथ होती, तो क्या मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करता जैसे उसने किया? तो प्रयोग करना शुरू कर दिया अपनी प्रयोगशाला के अंदर। इसीलिए इसने प्रयोगात्मक बना दिया इसको मनोविज्ञान, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 पर्सन थे। विलियम वुंट तो कह रहे हैं चेतना, ठीक है, चेतना का विज्ञान तो विलियम जेम्स और विलियम वुंट दोनों ही लेकर आए थे, लेकिन कुछ वाद हो गया था दोनों के बीच में। क्या? विलियम वुंट कह रहे हैं कि अगर संवेदना और चेतना, दोनों एक ही बात है, संवेदना या चेतना को अगर हम समझते हैं तो वही हमारा क्या होगा? संरचनात्मक विज्ञान है। ठीक है, मतलब कि मनोविज्ञान ना संवेदना को समझना है अकॉर्डिंग टू विलियम वुंट। ठीक है, लेकिन विलियम जेम्स कह रहे हैं संवेदना या चेतना नहीं, बल्कि उसके कार्यों को समझना मनोविज्ञान है। कि चेतना आने के बाद एक बच्चा कैसे कार्य करता है, वो हमारी क्या है? विलियम जेम्स के अनुसार चेतना के कार्यों को समझना मनोविज्ञान है। अब देखो, विलियम वुंट ने कहा कि चेतना संवेदना के अध्ययन पर महत्व दिया, और विलियम जेम्स ने कहा कि हमें चेतना पर नहीं बल्कि चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। तो उनमें विवाद हो गया, और उसी वाद से, इससे जो वाद निकल कर आया उसे प्रकार्यवाद कहा गया। मतलब देखो, अभी कौन सा वाद चल रहा है? संरचनावाद। लेकिन अब एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं भाई चेतना को समझना मनोविज्ञान है, चेतना के कार्यों को समझना। वो कह रहे चेतना को, वो कह रहे चेतना के कार्यों को। तो उन्होंने एक अलग ही, विलियम जेम्स ने अपना एक अलग ही वाद बना दिया। ठीक है, जिससे कि क्या कहा गया? अलग संप्रदाय बना दिया, जिसे कि प्रकार्यवाद और कार्यात्मक संप्रदाय कहा गया। ठीक है, कौन थे इसके जनक? विलियम जेम्स थे, अमेरिका के थे। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। और प्रकार्यवाद को समर्थन देने वाले कौन थे? जॉन ड्यूवी, एडवर्ड ली थार्नडाइक, ठीक है, मैकिनिन कैटल, विलियम वुडवर्थ, रोलैंड एंजल। तो ये नाम आपको याद करने हैं, जो कि प्रकार्यवाद के समर्थक थे। विषय वस्तु क्या थी इनकी? विषय वस्तु की चेतना के विज्ञान से संबंधित थे। ठीक है, दूसरी बात, चेतना के कार्यों को समझने पर इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था कि चेतना के कार्यों को समझना है। अब देखो जरा, 5 इंद्रियां होती हैं हमारी। ठीक है, 5 इंद्रियों ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया हमें, वो संवेदना है हमारी। इसके बाद हम क्या करते हैं? ज्ञान लेने के बाद प्रत्यक्षीकरण करते हैं उसका। प्रत्यक्षीकरण में व्याख्या, नाम और पहचान आती है। देखो, अब एग्जाम्पल दोबारा दूंगी मैं आप लोगों को, सुनिए। आप लेट रहे हैं, आपके ऊपर कोई चीज़ रेंग रही है, इंद्रियों ने दे दिया संवेदना मतलब प्रथम ज्ञान दे दिया। लेकिन जब प्रथम ज्ञान लेने के बाद आप उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो सकता है? ये तो सांप हो सकता है। पहचान मतलब अगर ये डस गया तो इंसान बचेगा नहीं, व्याख्या कर रहे हैं आप उसकी। तो अब आप क्या कर रहे हो? प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रत्यक्ष कर रहे हो। तो वो हमारी क्या है? वो हमारा, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, वो हमारा प्रकार्यवाद है। मतलब प्रत्यक्षीकरण इसके अंदर आता है, चेतना के कार्य इस पर। विलियम जेम्स ने किस पर जोर दिया? प्रत्यक्षीकरण पर। और संरचनावाद संप्रदाय ने किस पर जोर दिया था? संवेदना पर। मतलब संवेदना पर उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी थी। किसने? संरचनावाद ने। लेकिन प्रकार्यवाद ने क्या किया था? प्रत्यक्षीकरण पर जोर दिया था। ठीक है,
अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अगला व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? संरचनावाद हो गया, प्रकार्यवाद हो गया। संरचनावाद तो कह रहे हैं कि चेतना, प्रकार्यवाद ने कहा कि चेतना के कार्यों पर। अब आए जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने किस पर जोर दिया? व्यवहारवाद पर। देखो, उन्होंने कहा कि ना तो चेतना ना चेतना के कार्य, बल्कि व्यवहार का विज्ञान, मतलब व्यवहार को समझना मनोविज्ञान है। जेबी वॉटसन ने कहा कि कि चेतना के बाद एक इंसान कैसा व्यवहार कर रहा है, जब उसने उस पर जोर दिया कि भाई किस तरह से बिहेव कर रहा है, जब उसे कोई चीज़ पता चल गई तो उसके बाद कैसा बिहेव किया उसने, वो हमारा मनोविज्ञान है। जब संरचनावाद या प्रकार्यवाद में द्वंद्व चल रहा था तो उस समय व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। समर्थक कौन थे? B.F. स्किनर, इवान V. पावलोव, C.L. हल, मैकडूगल, ठीक है। सन 1913 में ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की नींव रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। कब किया था? 1905 में। कहाँ किया था? अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। व्यवहार मनुष्य जो क्रिया करता है उसका बाह्य रूप, बाह्य रूप ही क्या होता है? व्यवहार होता है, ठीक है। मतलब जैसा मनुष्य क्रिया कर रहा है वही उसका बाह्य रूप ही तो है। जैसे मुझे कोई चीज़ पता चली कि हाँ ये तो ये है, उसके बाद मैंने जो रिएक्शन किया वो हमारा क्या है? व्यवहार है। अब पुस्तकें देख लेते हैं जेबी वॉटसन की कौन कौन सी थी। 1914 में व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, ये पुस्तक किसकी है? ये जेबी वॉटसन की है। 1919 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी उन्होंने? मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, और 1924 में व्यवहारवाद, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जेबी वॉटसन व्यवहारवाद का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? एक्सट्रोस्पेक्शन। वो सबसे पहले जो संरचनावादी है वो किसका यूज़ करते थे? इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। एक्सट्रोस्पेक्शन मतलब इंट्रोस्पेक्शन तो खुद पे लेके देख लिया कि भी अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ होती तो क्या मुझे गुस्सा आता, ठीक है। और एक्सट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि सामने वाले के बिहेव को, उसके व्यवहार को आप नोट कर रहे हो कि वो स्कूल के अंदर कैसा बिहेव कर रहा है। अगर एक बच्चा रिसेस टाइम में है वो कैसा बिहेव कर रहा है, अगर बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, अगर बच्चे को बाउंडेशंस में रखा जाए तो कैसा बिहेव कर रहा है। तो आप उसको पूरा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। और संरचनावादों की जो इंट्रोस्पेक्शन विधि का वो प्रयोग कर रहे थे, उसमें एक चीज़ बहुत मतलब एक लिमिटेशन ये भी थी कि मान लीजिए कि इंट्रोस्पेक्शन में विलियम वुंट ने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन में कि उसी सिचुएशन को मैं अपने ऊपर लेके देखता हूँ कि हाँ क्या मुझे उसी सिचुएशन पे गुस्सा आता है, जैसे उसने रिएक्ट किया बच्चे ने गुस्से में, क्या मैं भी वैसे रिएक्ट करूँगा। लेकिन उसकी लिमिटेशन ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि उस बात पे, जो बात उसके लिए गुस्से वाली थी, जिस बात पर उसने गुस्से का रिएक्ट किया, तो क्या मैं भी उसी बात पर गुस्से में रिएक्ट करूँ। मतलब मेरे इमोशंस और उसके इमोशंस में फ़र्क हो सकता है। तो इंट्रोस्पेक्शन विधि जो है इसीलिए भी नहीं कामयाब हुई थी और स्वीकार कर दी गई थी। देखिए, व्यवहार की जो उत्पत्ति है वो उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। ये उद्दीपक और अनुक्रिया को ना यही समझ लो, पूरी मतलब मनोविज्ञान में आपको काम आएगा। उद्दीपक मतलब वह लक्ष्य जिसे आप हासिल करना चाहते हो, वह चीज़ जो आप बनना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि वो मेरे पास हो, ठीक है। और अनुक्रिया मतलब लक्ष्य के प्रति जो क्रिया करता है, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए जो क्रिया कर रहे हो ना, वो आपकी अनुक्रिया है। और व्यवहार की उत्पत्ति किससे होती है? मैं जो पाना चाहती हूँ और उसके लिए जो मैं क्रिया कर रही हूँ उसी से होती है, ठीक है, व्यवहार की उत्पत्ति। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए अनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वातावरण के अनुसार क्रिया होती है। देखो, अनुवांशिक मतलब जो गुण आपको अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, नाना नानी से, मतलब इनसे मिल जाते हैं, किसी भी जनरेशन के गुण आ सकते हैं आपके अंदर, तो वो क्या है? अनुवांशिक गुण हो गए। अब वो कह रहे हैं कि अनुवांशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आप किसी भी बच्चे को आप व्यवहार के लिए किसी ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो बच्चा ऐसा कर रहा है, उसके दादा दादी ऐसा करते हैं तो ऐसा कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वातावरण के अनुसार क्रिया करता है बच्चा, कि उसका जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है वो वैसे ही क्रिया करता है। कथन देखो जेबी वॉटसन का, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं जेबी वॉटसन, कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो,
दे दीजिए, मैं उन्हें शिक्षक, वास्तुकार और चोर भी बना सकता हूँ। मतलब मैं उनको ऐसा वातावरण दूंगा कि वो वैसे ही डेवलप हो जाएंगे। इसमें अनुवांशिकता, जेबी वॉटसन के अनुसार अनुवांशिकता का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। मतलब अनुवांशिकता को उन्होंने नकार दिया, उन्होंने सिर्फ वातावरण पर जोर दिया। ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ है समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, तीनों कहा जाते हैं इसे। ठीक है। जो इसकी स्थापना या जो इसके प्रवर्तक बोल सकते हैं वो मैक्स वर्दीमर थे। और समर्थक कौन थे? गेस्टाल्टवाद ना इन चारों को ही बोला जाता है। मैक्स वर्दीमर हो गए, कोहलर हो गया, कर्ट लेविन हो गया और कर्ट कोफका। ठीक है। तो इसके समर्थक कोहलर, कर्ट लेविन और कर्ट कोफका थे। और जो इसके स्थापना जिन्होंने की थी या प्रवर्तक थे मैक्स वर्दीमर थे। ये याद रखना थोड़ा। गेस्टाल्टवाद में सर्वाधिक महत्व किस पर दिया? पूर्णता, मतलब समग्र, पूर्ण, कंप्लीट पर दिया है। ये पूर्णता की बात क्यों करते हैं? ये कहते हैं चेतना व्यक्ति का आंतरिक रूप है, व्यवहार बाह्य रूप है। लेकिन गेस्टाल्टवाद दोनों को ही शामिल करते हैं, इसीलिए इनको पूर्ण कहते हैं हम। गेस्टाल्ट मतलब पूर्णता। क्वेश्चन आया हुआ था ये कि गेस्टाल्ट जो है इसका क्या मतलब है या किस पर महत्व देते हैं? ये पूर्णता पर महत्व देते हैं जो कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक गुण, आंतरिक रूप की भी बात कर रहे हैं और बाह्य रूप की भी बात कर रहे हैं। मनोविज्ञान को चेतना एवं व्यवहार दोनों का विज्ञान मानता है। ठीक है। कौन मानते हैं? गेस्टाल्टवाद। चेतना का भी है, व्यवहार भी है। इसके अनुसार पहले पूर्ण फिर अंश को पढ़ना चाहिए। पहले कंप्लीट पता हो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो अंश होता है उसे पढ़ना चाहिए। इसे संज्ञानवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि हमें संपूर्णता को पढ़ना है तो उसके लिए बुद्धि, मनन, सोच और विचार की आवश्यकता होती है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, जहाँ पर आप अपनी सोच, अपने विचार, अपनी रीजनिंग, अपनी तर्क, सब बुद्धि को यूज कर रहे हो, तो इसीलिए इसे संज्ञानवाद कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि यदि हमें संपूर्णता को समझना है, पढ़ना है, तो हमें बुद्धि, मनन, सोच और विचारधारा की आवश्यकता होती है। मानवतावाद, मानवतावाद के प्रवर्तक हैं आपके अब्राहम मैस्लो। ठीक है। मैस्लो की थ्योरी भी आप पता चलेगी अभी आपको। ठीक है। समर्थक कौन है? कार्ल राजर्स और ऑलपोर्ट। ठीक है। ऑलपोर्ट पर्सनालिटी की बात भी करते हैं। ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं। अब्राहम मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानवता की सारी आवश्यकताओं की बात कर दी। ठीक है। इन्होंने देखो, संरचनावाद चेतना, चेतना के कार्य, व्यवहार, पूर्णता को समझने की बजाय हमें मानव की आवश्यकताओं, मांग को समझना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल अलग बात कर दी। मानवतावाद का विज्ञान दिया कि भाई मानव को तो समझ लो, मानव की आवश्यकताओं को समझो, उसकी मांग को समझो, वही मनोविज्ञान है। अब्राहम मैस्लो ने इस प्रकार 5 आवश्यकताएं बताई। अब्राहम मैस्लो ने कौन कौन सी आवश्यकता बताई? उन्होंने क्या कह रहे हैं अब्राहम मैस्लो, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप चेतना की बात कर रहे हो, आप व्यवहार की बात कर रहे हो, आप चेतना के कार्यों की बात कर रहे हो, लेकिन उसकी बजाय अगर आप मानव को समझे, मानव की आवश्यकताओं, मानव की मांग को समझे, तो वही हमारा मनोविज्ञान है। सबसे पहले इन्होंने बात की शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान होती है। ठीक है। उन्होंने कहा कि जब इंसान की सबसे पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो दूसरी आवश्यकता की तरफ भागता है। तो वो कौन सी होती है? सुरक्षा की आवश्यकता, उसे सेफ्टी चाहिए। अब सेफ्टी कैसी? सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी चाहिए उसे। वो चाहता है कि किसी घर में रहे, वो सेफ रहे। इसकी मतलब जब अब्राहम मैस्लो के अनुसार जब दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो तीसरी आवश्यकता की तरफ चलता है। सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, समाज में उसका रिकॉग्निशन हो, लोग उसे बुलाएं, लोग उसके साथ मतलब जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अपने सोशल जो मैरिज हो गई या कोई भी फंक्शन होता है तो उनमें बुलाते हो, तो वो आपकी सामाजिक आवश्यकता है। मतलब सोसाइटी में उसका रिकॉग्निशन हो, सोसाइटी में लोग उसे पहचाने। ठीक है। इसके बाद उसे क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। ठीक है। जब ये चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं फिर वो जाता है आत्म अनुभूति की तरफ। आत्म अनुभूति का मतलब होता है आत्मा का मिलन परमात्मा से। मतलब और ये जो अनुभूति है 5%, मतलब सिर्फ 5% लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अदरवाइज 95% लोग जो हैं अपनी 4 इच्छाओं की तरफ ही भागते हैं, 4 इच्छाओं की तरफ ही
बात करते हैं, ठीक है। और ये आत्म अनुभूति मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ मिल चुका है, अब सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। तो वही है, मतलब ये अब्राहम मैस्लो के बाद मानवतावाद था, ठीक है। ये हमारा सेकंड लेक्चर था, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद थर्ड लेक्चर करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू।